नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल। और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण की शुरुआत करेंगे शिवपाल की मुलायम चाल की बात के साथ। मैनपुरी से ठोकेंगे ताल के साथ, क्योंकि अचानक से अटकल ये लगाई जाने लगी है कि 2024 में बागी चाचा शिवपाल मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि मुलायम राजनीति में पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आते। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव लैंड की सबसे हॉट सीट मैनपुरी से ही दांव आजमा सकते हैं। और ऐसे में यूपी की सियासत के बदलापुर की सबसे बड़ी तस्वीर भी आपको देखने को मिल सकती है। शिवपाल की गढ़ चाल, मैनपुरी से ठोकेंगे ताल। मुलायम की विरासत पर चाचा वर्सेस भतीजे की टक्कर। हम विधि विधान से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा हूँ। अगर उनको ऐसा लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से हमें निकाल दें। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? मुलायम कुंबे की सियासी महाभारत में जुबानी तरकश से चुभने वाले शब्द बाण खूब चले, लेकिन 22 के संग्राम में उत्तर प्रदेश की रणभूमि जिस युद्ध की गवाह बनी, वो शायद आने वाले राजनीतिक भूचाल का ट्रेलर भर है। सत्ता सिंहासन के लिए अपनों के बीच शहमात की पूरी पिक्चर 2024 में रिलीज होगी, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जब मुलायम सिंह यादव की विरासत के असली वारिस पर जंग होगी। कुरुक्षेत्र मैनपुरी की वो धरती बनेगी जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हाँ, बात सही है, घर में कोई बात न करे। हाँ? जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को बनाने में नेताजी का हमेशा छाये की तरह से मैंने उनका साथ दिया है और कई बार सरकारें गिरा करके बनाई भी हैं, सरकारें बनाई भी हैं। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी? अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अखिलेश बनाम शिवपाल या फिर शिवपाल बनाम डिंपल यादव। सोचिए मुकाबला कितना भीषण होगा जब दो बड़े चेहरे आमने सामने होंगे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव 2024 के रण में मैनपुरी से मैदान में उतर सकते हैं। लखनऊ के सियासी गलियारों में इस धमाकेदार दावेदारी पर माहौल यूं ही नहीं गर्म है। बीते लंबे समय से सक्रिय तौर पर सीधे सीधे पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ चुकी है। दूसरी ओर मुलायम की तबीयत के अलावा बढ़ती उम्र भी ऐसा मसला है जिसके चलते ये सवाल खुद खड़ा हो रहा है, परंपरागत मैनपुरी से मुलायम नहीं तो कौन? 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव 83 साल के हो जाएंगे। इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 तक वो अपनी उम्र के 85वें वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। बढ़ती उम्र को लेकर मुलायम सिंह यादव अब राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। मुलायम नहीं तो कौन? जवाब जानने के लिए फ्लैशबैक में चलिए। प्रचंड मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी में सपा का विजय परचम बुलंद रखा, जबकि आजमगढ़ के अखाड़े में अखिलेश यादव ने फतह दर्ज की। पर हालिया विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करहल से उतरने के बाद अखिलेश ने इस सीट को छोड़ दिया।
इस दफा लोकसभा उपचुनाव में दाव भाई धर्मेंद्र यादव पर लगाया गया। दिलचस्प है, भगवा ब्रिगेड से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के हर समीकरण को ध्वस्त कर पासा पलट दिया। इसलिए माना यह जा रहा है 24 में अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश अखिलेश करते दिखेंगे। इस कवायद में यादव लैंड की सबसे हॉट सीट मैनपुरी को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहेंगे। ऐसे में अगर मुलायम किसी भी वजह से इस सीट पर उतर नहीं पाते तो संभावना है अखिलेश खुद किस्मत आजमाते नजर आए या फिर पत्नी डिंपल को समर में उतार दे। ऐसे में शिवपाल के पास मुलायम की विरासत पर बड़ी दावेदारी का इससे बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं होगा। अभी यदुकुल पुनर्जागरण मिशन कार्यक्रम में आप लोगों के सामने आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट कहा कि हम चाहते हैं नेताजी चुनाव लड़े। अब ये समाजवादी पार्टी खबर बनाने लगती है, नेताजी को अपमान करने के लिए साजिश करने लगते हैं। इस समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि ये किन लोगों के मध्यस्थता से नेताजी को अपमान करने की बार बार साजिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रसपा से पहले समाजवादी पार्टी में शिवपाल की अहमियत क्या रही। क्यों माना जा रहा है कि शिवपाल मैनपुरी से मैदान में उतरकर मुलायम चाल चल सकते हैं, और अगर वाकई ऐसा होता है तो पूरी सियासी तस्वीर क्या बनेगी, किसे फायदा होगा और किसको नुकसान। मैनपुरी के जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल सपा विधायक है। जानने वाले जानते हैं, शिवपाल को एक समय में सपा में मुलायम के बाद नंबर 2 की कुर्सी मिली हुई थी। चेहरा मुलायम थे तो संगठन की पूरी जिम्मेदारी शिवपाल के ही कंधों पर थी। अखिलेश के पार्टी में एक्टिव होने के बाद से शिवपाल को पार्टी से अलग कर दिया गया। साल 2017 में शिवपाल ने प्रसपा बना ली, पर गाहे बगाहे शिवपाल खुद को असली समाजवादी और मुलायमवादी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यादव मतदाताओं में शिवपाल की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और सिर्फ 84,000 वोट ही हासिल कर पाए। लेकिन इस 84,000 वोटों ने उनके भतीजे और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनाव में हरा दिया। इस सीट पर भाजपा को जीत मिली। जाहिर है, इस तरह के हालात एक बार फिर 24 में बनते हैं तो भाजपा का कदम भी देखने लायक रहेगा। पार्टी में जो झगड़ा चल रहा था उसमें फिर एक बानगी मुझे आग सुलगती दिखाई दे रही। वैसे जनता की अदालत में जनता निर्णय करती है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लड़ेगा और कौन पराजित होगा। लेकिन ये परिवार की लड़ाई फिर सतह पर आ गई और मुझे लगता है कि जनता इस बार कुछ फाइनल निर्णय लेगी, इस तरह के परिवारवाद को खारिज करेगी। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर कुछ भी कहे, लेकिन 24 में ऐसे हालात बनते हैं तो चुनौती बड़ी होगी। अगर शिवपाल जी मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने नए बनाए जो उनकी संस्था है उससे, तो मैं नहीं समझता उससे समाजवादी पार्टी को कोई भी फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब वो विधायकी का चुनाव अपनी पार्टी अपने जो बनाई हुई उनकी पार्टी थी उससे नहीं लड़ पाए, उन्होंने नहीं लड़ा, उन्होंने सपा के जो है सिंबल पे चुनाव लड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप विधायकी नहीं लड़ पाए तो आप सांसदी उस पर लड़के कितना हासिल करेंगे, ये तो प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। शिवपाल की मौजूदा हलचल भी इशारा करती है वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है, इसलिए बार बार सही समय आने का राग अलापते हैं। कंस वाले तंज से यादवों की एकजुटता का संदेश जन्माष्टमी पर देते हैं। शायद ये टीस शिवपाल के दिल में है। 22 में गठबंधन के बावजूद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक ही सीट मिल सकी, जबकि इन्हीं शिवपाल ने 2019 में 48 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। मैनपुरी निश्चित तौर पे मुलायम सिंह की सीट है और मुलायम सिंह के का गढ़ है। वो काफ़ी मजबूत स्थिति है। वहाँ से अखिलेश विधानसभा सदस्य हैं,
तो मुझे लगता है कि शिवपाल का रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला मैनपुरी में। अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा और परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ से चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी से, यानी मुलायम के परिवार से कोई लड़ेगा या शिवपाल का ही परिवार कहिए, तो शिवपाल के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। मुझे बेशक अभी समय काफी बाकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चाचा भतीजे की ये जंग है बड़ी जबरदस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फिलहाल दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सचमुच 2024 में शिवपाल और अखिलेश के बीच सीधी जंग होती दिखेगी। फिलहाल संभावनाओं और अटकलों का दौर मुलायम की तबीयत और उम्र के चलते चल रहा है, पर साफ तो ये जरूर है कि मुद्दाए आजम पर समाजवादी पार्टी फाइनल युद्ध घोष का शंखनाद कर चुकी है। और इसीलिए आज मुरादाबाद में सीएम योगी से अखिलेश ब्रिगेड के सुपर 6 ने मुलाकात की और मुकदमों के चक्रव्यूह में घिरे आजम को इंसाफ देने की मांग रखी। मुद्दाए आजम पर शंखनाद, योगी से सुपर 6 की मुराद। पीतल नगरी में लाल घेराबंदी, आजम पर सियासी मोर्चाबंदी। अखिलेश ब्रिगेड का संदेश सीधा और साफ है। लखनऊ से रामपुर और मुरादाबाद तक अब आजम खान के नाम पर जंग जबरदस्त होगी, क्योंकि पीतल नगरी मुरादाबाद में नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में मंडल के जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की गई। इस मीटिंग में सपा सांसद और विधायक भी आए। खास बात ये रही कि काफिले में इस्तेमाल काले रंग की गाड़ियों से बातचीत तक आक्रामक मोर्चाबंदी का संदेश दिया गया। 5 विधायकों और 1 सांसद के डेलीगेशन ने सीएम योगी के सामने आजम खान को इंसाफ दिलाने की मांग रखी। तो हमने यही कहा कि आजम खान साहब के सिलसिले में बात करनी, तो उन्होंने कहा सबके साथ न्याय होगा। सरसरी बात है ये कि उन्होंने कहा न्याय सबके साथ होगा। पता नहीं मेरी बात वो समझे थे नहीं समझे, क्योंकि खड़े होकर जाने लगे थे। तो वो आएंगे तो हम कोशिश करेंगे एक बार अलग से टाइम ले लें। अभी दिन ही कितने गुजरे जब आजम ने आजाद हवा में सांस ली। सियासत के अनंत आसमान में एक बार फिर से आजम खान जिंदाबाद की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन चंद ही महीनों में फिर से आजम को लेकर आशंकाओं के बादल छाने लगे। ऐसा तब हुआ जब उन पर 2 नए मुकदमे दर्ज किए गए। दरअसल बीते 17 अगस्त को आजम के खिलाफ 2 मामलों से जुड़े गवाहों ने धमकाने के मुकदमे दर्ज करवा दिए। तभी से समाजवादी पार्टी अग्रिम मोर्चे पर अपने नेता की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। पहले अखिलेश ने 10 नेताओं का डेलीगेशन बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मीटिंग हुई। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर जाएंगे, जहां पर आजम का मकान है, आवास है और पूरा उनका वर्चस्व है। वहां पर वो उसी संसदीय और विधानसभा सीट से कई बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। वहां पर प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके आजम के मुद्दे पर बातचीत करेगा। मुरादाबाद भी शाम को मुख्यमंत्री होंगे, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आजम के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। माना यह जा रहा है कि आजम की रिहाई के वक्त जिस तरह का सियासी उबाल दिखा, अखिलेश नहीं चाहते कि वैसा दोबारा हो। करीबियों ने ही अखिलेश पर नजरअंदाजगी के इल्जाम लगाए। सच्चाई तो यही है, जब तक आजम जेल में बंद रहे, अखिलेश उनसे मिलने नहीं गए। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे चीजों का हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। भाई आपने अपने के बारे में बताया, आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है, दही भी अब्दुल खाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। इसके बाद आजम का दर्द भी शायराना अंदाज में सरेआम हुआ। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में
उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे जाना होता। बेशक हालात ने हमसे ली थी, और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, हालात ने तब भी वो ये कुर्बानी ली है। बेशक 40 साल का बीच का सफर बेकार नहीं जाएगा। हालांकि इस बार अखिलेश ने बिना देर किए आजम कवच तैयार कर दिया। समाजवादी पार्टी के हम लोग 4 विधायक डीजीपी से मिलने के लिए गए थे। पूरे प्रदेश भर के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, जनता पर और विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाने की लगातार कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर 2 फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं उस समय जिस समय वो अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थे। समाजवादी पार्टी भी अब आजम की तबीयत और 90 से ज्यादा मुकदमों का इमोशनल कार्ड खेलकर आर पार के मोड़ में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती स्कैम का बवंडर और उस पर एक्शन का हंटर चला है। कुछ दिन पहले प्रदेश की विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के घोटाले पर जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ और इस पर एबीपी गंगा ने लगातार खबर दिखाई। इस मुद्दे से जुड़ा हर पहलू आपको समझाया और अब विदेश से लौटे स्पीकर ऋतु खंडूरी ने बड़ा ऐलान किया है। भर्ती स्कैम का बवंडर, चला एक्शन का हंटर। भर्ती वाले दाग पर उत्तराखंड में आर पार। देवभूमि उत्तराखंड में सियासत का पारा एक घोटाले के नाम पर जबरदस्त तरीके से गरमा रहा है, क्योंकि धांधली की कलंक कथा लिखे जाने का इल्जाम सूबे में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा से जुड़ा है। दावा यह किया गया कि सरकार किसी की भी रही हो, दाग एक ही तरह का है। करीबियों को विधानसभा में बैकडोर से रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी गई। अब इस घोटाले पर एबीपी गंगा का बड़ा असर हुआ है। विदेश दौरे से लौटते ही स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कड़ा एक्शन लिया है। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। एक तरफ गड़बड़ी की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही उनका कमरा भी सील हो चुका है। ये वही मुकेश सिंघल है जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते शोध अधिकारी से सीधे सचिव की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया था। जिस तरह से उनकी नियुक्ति को लेकर और तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनमें भाई भतीजावाद को लेकर तमाम चीज़ें सामने आई थी, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें एक 3 सदस्य कमेटी होगी, वो जांच करेगी। उसी तमाम जो जांच होगी वो प्रभावित ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स उन्हें वक्त पर मिलते रहें, इसीलिए विधानसभा जो सचिव हैं मुकेश सिंघल, उनका कमरा ये सीज कर दिया गया है। और अब तमाम जो चीज़ें आगे रहेंगी और तमाम जो जाँच समिति अपने काम करेगी वो विधिवत रूप से आगे काम कर सके और पूरी तरह से हर पारदर्शिता उसमें अपनाई जाए, इसलिए मुकेश सिंघल का जो कमरा है वो सीज कर दिया गया है और 1 महीने की छुट्टी पर उन्हें फिलहाल भेज दिया गया है। हालांकि कांग्रेस अब भी इस एक्शन को महज रस्म अदायगी मान रही है। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ निकलने की गुंजाइश है। ये केवल लिपापोती करने के लिए ये काम किया गया है और कहीं कुछ नहीं है। जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इसे भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मिसाल बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं विधानसभा में भर्ती स्कैम की चिंगारी कहां से उठी। ये प्रेमचंद अग्रवाल है। सीएम धामी की अगुवाई वाली दूसरी पारी की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, लेकिन हंगामा धामी सरकार के पहले कार्यकाल को लेकर बरपा है। आरोप है प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नियमों को ताक पर रखते हुए बगैर किसी चयन प्रक्रिया के ही सदन में 72 पदों पर नियुक्तियां कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि अपने नेता को लेकर नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप झेल रही भाजपा ने ऐसा पासा फेंका कि रसूखदार नेताओं के करीबियों से जुड़ी जांच की आज विपक्ष तक भी पहुंच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में तत्कालीन स्पीकर गोविंद कुंजवाल ने 158 पदों पर नियमों के खिलाफ जाकर नियुक्तियां की।
इनमें ज्यादातर मलाई परिवार और रिश्तेदार ने ही काटी। गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे प्रदीप सिंह कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू कुमारी स्वाति, कुंजवाल परिवार के ही 8 करीबी रिश्तेदारों को विधानसभा में नियुक्ति मिली। अब देखना यह है आने वाले समय में इस भर्ती स्कैम के बवंडर पर कहां तक चलता है एक्शन का हंटर। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ विश्लेषण के इस अंक में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।